सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत के तहत हमारी कोशिश होती है उस शख्स के पूरे जीवन की पड़ताल करने की जो इन दोनों सुर्खियों में होता है। इसी क्रम में आज हमारी स्क्रीन पर आप शख्स को देख पा रहे हैं। नाम इनका एकनाथ शिंदे है। कुछ दिन पहले तक एकनाथ शिंदे को आप दो पदों पर देखते थे। वो शिवसेना प्रमुख थे और साथ साथ महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। हालात बदले, चुनाव हुआ, चुनाव में उनके नेतृत्व में गठबंधन ने जीत हासिल की, लेकिन फिर भी करिश्मा मंत्री बने थे। अब की बार वह जीतने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी इस शख्स के कद में कोई बड़ी कमी आ गई हो ऐसा लगता नहीं है। एकनाथ शिंदे का जीवन का सफर अपने आप में हमें हैरत में डालता है। एक शख्स जो सतारा के बेहद साधारण परिवार में पैदा हुआ, जिसने जीवन यापन के लिए ऑटो चालक के रूप में शुरुआत की हो और वो देखते ही देखते 2.5 दशक में पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, जिस पार्टी में, और वो भी शिवसेना जैसी पार्टी जहां ठाकरे ही पर्याय थे, उस पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता से सफर शुरू करके पार्टी का प्रमुख भी हो गया। तो ऐसे शख्स की शख्सियत को समझा जाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह जानना भी दिलचस्प होता है कि जो शख्स महज 38-40 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री बन गया हो, वह अपने नेतृत्व में पूरे गठबंधन को जिता लाए, 57 सीटें अपनी ही पार्टी की आ जाएं, फिर भी उसको उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ऐसा भी कैसे हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस शख्सियत पर ही आज हम बात करेंगे। इस शख्सियत के विविध पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनसे आपका परिचय कराते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो एकनाथ शिंदे जी को केंद्र में रखकर हमारे साथी अजय के द्वारा तैयार की गई है। देखिए इस रिपोर्ट का पहला भाग। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं होता, लेकिन उसकी बादशाहत के आगे घुटने टेकने की बजाय उसे चुनौती दे दी जाए तो बुलंदी पर जाने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। इसी हौसले ने कभी ऑटो रिक्शा चलाने वाले एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत का शहंशाह बना दिया। सिर्फ 2.5 दशक में महाराष्ट्र की सियासत में अपरिहार्य संगठन शिवसेना के अदने कार्यकर्ता से सुप्रीमो तक और नगरपालिका के कॉरपोरेटर से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर एकनाथ शिंदे की शख्सियत को किंवदंती बना देता है। बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले शिंदे के बुलंदियों तक पहुंचने के सफर के पीछे उनका लंबा संघर्ष रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में साधारण क्षत्रिय मराठा परिवार में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे पढ़ाई के लिए ठाणे आ गए। 11वीं तक पढ़ाई के बाद अपना खर्च निकालने के लिए उन्हें ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग थामना पड़ा। यहीं उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दीघे से हुई। युवा एकनाथ ने श्रद्धा के साथ हिंदू नेता आनंद दीघे के पांव छुए तो उन्होंने यशस्वी भव का आशीर्वाद दे दिया। बात 1980 के उत्तरार्ध की है। दीघे की छत्र छाया में एकनाथ शिवसेना के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। देखते ही देखते वे दमदार, असरदार और वफादार शिव सैनिक हो गए। इसके चलते साल 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद बने। 2001 में शिंदे के गुरु आनंद दीघे का असामयिक निधन हो गया। इस घटना से शिंदे का व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, लेकिन उनका राजनीतिक वजूद मजबूत हो गया। वे दीघे के स्थान पर शिवसेना की क्षेत्रीय इकाई के नीति नियंता हो गए। वे उसी साल नगर निगम में सदन के नेता प्रतिपक्ष बन गए। उनकी दमदारी और वफादारी की भनक शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे तक पहुंच गई। इस छवि ने शिंदे को शिवसेना की कोर लीडरशिप में शामिल कर दिया। उन्हें साल 2004 के विधानसभा चुनाव में ठाणे सीट से शिवसेना के विधायक बन गए। जब 2005 में शिवसेना के दिग्गज नेता नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी तो उसकी भरपाई एकनाथ शिंदे ने की। इसके बाद साल 2009, 2014 और 2019 में शिंदे कोपरी पचपाखड़ी से जीतकर विधानसभा पहुंचे। वे 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में लोक निर्माण मंत्री बने।
2019 में शिवसेना के नए सुप्रीमो उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी शिवसेना को दिए जाने पर अड़ गए। बात बिगड़ती चली गई और आखिरकार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। फैसला एकनाथ शिंदे को दो कारणों से रास नहीं आया। पहला यह कि भाजपा के साथ सीएम की दौड़ में शिवसेना से शिंदे का नाम सबसे ऊपर था। दूसरा, बाला साहेब ठाकरे जिंदगी जिन लोगों के खिलाफ लड़ते रहे, उद्धव ने सत्ता के लिए उनसे हाथ मिला लिया। उद्धव सरकार में वह मंत्री तो बन गए, लेकिन ठाकरे परिवार से उनके मतभेद बढ़ने लगे। आखिरकार जून साल 2022 में उन्होंने अपने विश्वस्त विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया। नतीजतन शिवसेना टूट गई और वहां अघाड़ी सरकार गिर गई और शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बन गई। शिंदे प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री बन गए। तो ऑटो रिक्शा चालक से लाड़का भाऊ के तौर पर, मतलब लाडला भाई की पहचान तक पहुंचने वाले एकनाथ शिंदे आखिर यहां तक पहुंच कैसे गए, सवाल है। और सवाल साथ साथ यह भी है कि जिन एकनाथ शिंदे को 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने विधायक दल का नेता चुना था, पर बाद में जब मौका लगा तो उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए, वो एकनाथ शिंदे इस बार मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। क्या उतनी सहजता तो स्वीकार कर लेंगे? अतीत इसकी याद तो नहीं देता। इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जिस शिवसेना की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ शाइना एनसी जी है। शाइना एनसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक समय भारतीय जनता पार्टी का प्रखर चेहरा होती थी, पर इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह एकनाथ शिंदे से प्रभावित होकर शिवसेना का हिस्सा हो गए। वो रोशनी डालेगी एकनाथ शिंदे की शख्सियत पर। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर तिवारी जी ने एकनाथ शिंदे जी के साथ काफी समय बिताया है। उनके कई पहलुओं के संदर्भ में हम बड़ी रुचि के साथ किशोर तिवारी जी को सुनना चाहेंगे। और साथ ही रत्नाकर सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी को कैसे आगे संभालेगी जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में हमारे साथ निरंजन परिहार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत किशोर तिवारी से ही करते हैं। एक ऑटो चालक मुख्यमंत्री पहुंच जाएगा, ये किशोरी जब आप पहली बार मिले थे एकनाथ शिंदे को तो आपको यकीन था? क्या था ऐसा एकनाथ शिंदे में कि ठाकरे परिवार की शिवसेना ठाकरे परिवार के शख्स के रहते हुए एकनाथ शिंदे जैसे शख्स के कब्जे में आ जाएगी? यकीन था आपको? थोड़ा अपना अनुभव साझा कीजिए ना किशोर जी। क्या है एकनाथ शिंदे की शख्सियत में ऐसा जो ये सब हो गया? एकनाथ शिंदे ये सतारा के छोटे से गांव में बॉम्बे में आए, थाना में फिर वो बड़े बहुत ही टीम के शेड में रहते थे और शुरुआती समय उनका बहुत संघर्ष में गया। ऐसा हुआ था कि एक समय तो बहुत टूट गए थे जब उनके 2 बच्चे डूब गए थे और उनकी बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ था। लेकिन वो आनंद दिघे से मिले। आनंद दिघे ने उसे शाखा प्रमुख बनाया। आनंद दिघे के साथ उन्होंने बहुत काम किया और बंबई में थाना में पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत की और आनंद दिघे के वो खास में थे। और अचानक आनंद दिघे जी का हार्ट फेल हो गया। आनंद दिघे जी निकल गए। उसके बाद उत्तराधिकारी बोलकर वो आए। उन्होंने महानगर पालिका रिटेन की, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के लाए। बाजू से बाद में 14-19 के पहले ही वो 4-9 में भी निखर के आए थे। तो एक कम्युनिकेबल आदमी है। छोटे छोटे कार्यकर्ता की छोटी छोटी तकलीफें जानते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि उसका घर कहाँ है, उसको क्या जरूरत है, ये सब पूछते रहते हो और वो फुलफिल भी करते। तो आउटगोइंग उनका अच्छा है। तो आउटगोइंग अच्छा रहने से इनकमिंग भी वही शिवसेना स्टाइल का ही है उनका। तो अब उनका कम्युनिकेबल और अप्रोचेबिलिटी ही एक ऐसी चीज थी जो कोरोना काल में उनको बहुत करीब लेके चले गई। शिवसेना के विधायकों से, शिवसेना के
तेज तर्रार कार्यकर्ताओं से और नेताओं से भी। तो बीजेपी तो चाहती थी कि उनमें दरार पड़ जाए, उनमें थोड़ा सा वो हो जाए, तो उनको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के वो खासम खास थे। आज मैं 15 से 19 की बात कर रहा हूं, जिसमें समृद्धि महामार्ग का जो करते धरते थे वो वही थे जी। मोपेलवार, और हमारे मोपेलवार और मनोज सोनिक वगैरह उनके खासम खास थे। और काम करने का ढंग था कि वो अधिकारियों से भी काम करा लेते हैं जी। और एक बहुत अच्छा स्वभाव है उनका कि वो एक कम्युनिकेबल अप्रोचेबल पर्सनालिटी बोलकर वो शिवसेना में जाने जाते थे। हर शिवसेना में जो कार्यकर्ता या नेता हो उनकी पर्सनल ग्रीवेंसेस वो सेटल करते थे, और उद्धव ठाकरे के भी वो बहुत खासम खास थे जितने वो बाला साहब ठाकरे के थे। और जब कोरोना लगा था तो मेरे ख्याल से रिलीफ वर्क उनके पास ही था, और उद्धव जी ने कह दिया था कि आप सब मिनिस्टरों को भी कोऑर्डिनेट करो और एमएलए को भी करो। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर उन पर बहुत दबाव आया बीजेपी के वक्त, और वो फिर वो पूरा घटनाक्रम तो तुमको भी मालूम है कि सूरत, गुवाहाटी और गोवा तो सब हुआ। तो अब वो मुख्यमंत्री बने। अरे किशोर जी, मुझे एक बात बताओ, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया या उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को धोखा दिया? और एकनाथ शिंदे जी की प्रोफाइल देखते हैं तो उनका परस्पर भरोसे का संबंध हमेशा रहा। पहली बार वो 1997 में पार्षद बने, उसके बाद से लगातार चुनाव जीते हैं, चाहे वो पार्षद का था चाहे वो विधायक का था। 2018 में नेता चुने गए थे विधायक दल के एकनाथ शिंदे, पर जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो जो विधायक भी नहीं थे वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। क्या कहते हो आप? एकनाथ शिंदे को ये धोखा लगा इसलिए उन्होंने फिर धोखा कर दिया, प्रतिशोध ले लिया। क्या दिखता है उनकी शख्सियत में आपको? एक बात बताऊं आपको जी। मैं आपको बताता हूं कि ये तय हो गया था जी कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना है, लेकिन हम खुद ही 57 थे और बीजेपी से हम टूट गए थे, और उसमें भी एक सवेरे का शपथ विधि हो गया था जिसमें एनसीपी के लोग जाके मिल लिए थे। तो फिर ये सब जमा करना वगैरह सबको पकड़ के लाने का काम भी एकनाथ शिंदे ने किया था, और तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे यह सीएम बनने वाले हैं। लेकिन शरद पवार जी ने उस होटल में बात की जब मैं था कि उद्धव जी आप ही नेतृत्व करो, क्योंकि ये जुगाड़ पूरा पर जमेगा नहीं, और तुम हिंदुत्व वाली पार्टी थी और हमारी तरफ आए हो तो आपको हम सीएम पद दे रहे हैं क्योंकि ये चले। तो एकनाथ शिंदे जी को पूछा गया, एकनाथ शिंदे जी ने बोला कि मैं बाला साहेब ठाकरे का बच्चा बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और एकनाथ शिंदे हमारे साथ 2.5 साल रहे, लेकिन इस बीच ईडी सीपीआई का सर्रास उपयोग हुआ, लोग जेल में जाते रहे। उनके करीबी प्रताप सरनाइक है, बहुत सारे करीबी लोगों को नोटिसेस दिए गए और परिवार उद्ध्वस्त करने तक की बात आ गई। जैसे खोदकर है, बहुत सारे लोग है, एक सांसद मैं जानता हूँ भावनाताई गौली है, मेरा मित्र संजय राठौड़, उनपे एक लड़की के व्याभिचार का कर कर बहुत चारित्र हनन किया गया। तो दुखी लोग, और उनके इन बिटवीन उनके जो समधी है दादाजी फुसे, उनको भी प्रताड़ित किया गया। हर छोटी छोटी फाइलें बनाकर प्रताड़ित करना, और बाद में फिर वो कांड हुआ ना, एंटेलिया का कांड हुआ, उसमें मनसुख भाई हिरेन की हत्या की पुलिस वाले ने, लेकिन जबरन एकनाथ शिंदे को भी जोड़ दिया गया क्योंकि वो थाना के थे, और सचिन वाजे को उन्होंने इलाके पार्टी में फिर से रिस्टोर किया था, और उनको सर्विस से रिस्टोर करने के बाद वो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले थे तो सचिन वाजे ने कांड कर दिया। लेकिन उसमें एकनाथ शिंदे की भी प्रताड़ना बहुत हुई। तो एकनाथ शिंदे के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके इंट्रोगेशन का वारंट निकल गया, और वो लोग वो बेचारे दुबई में जाके बैठ गए। बाद में फिर
परिवार के लोगों ने भी कहा कि जेल में जाकर करियर समाप्त करने से अच्छा अपन लोग सेफर साइड में चले जाए। तो 13-14 लोग लेके निकले वो, और तेज बहुत बड़ी रिस्क लेके निकले वो, सूरत गए वो एक बस में बैठ के। लेकिन फिर वो सागर बंगले से एक एक आदमी करते हुए सूरत में वो 24 हो गए, गुवाहाटी में वो 40 हो गए, तो बाद में गोवा में ला लिए। और तो ये जो एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ने की बात नहीं थी, पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ी, और पार्टी के तोड़ने के लिए पूरा फाइनेंस गौतम अडानी बोलकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने किया। तो अरे मैं इसका साक्षी हूं। हाँ, मेरे ही 2-3 मित्र चले गए, लेकिन उनको स्कॉर्पियो गाड़ी में पैसे आए और घर में रख लो बोले। तो लोग, एक तरफ जेल थी, एक तरफ सांसारिक जवाबदारियों से मुक्ति थी, लोग चले गए। किशोर जी बता रहे हैं परिस्थितियां ऐसी बन गई। पर मेरे साथ में रत्नाकर सिंह जी हैं। एकनाथ शिंदे की शख्सियत को आपने कैसा देखा? एक जनता के लिए लड़ने वाला नेता, या शिवसेना की एक छवि रंगदारी के संदर्भ में भी रहती है, उस रंगदारी से अपनी दुकान जमाने वाला नेता। मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो रंगदारी और दमदारी रही, या कुछ कल्याणकारी रहा? थोड़ा रोशनी देंगे रत्नाकर जी। देखिए, एकनाथ शिंदे जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी वो अपनी बातों को लाकर जनता के सामने रखते थे, तो हमेशा से वो जो है जनता को कहते थे कि मैं सीएम नहीं हूं, मैं कॉमन मैन जी। और आज भी जब वो डीसीएम बने हैं, तभी भी कह रहे हैं कि मैं डीसीएम नहीं, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। कहीं ना कहीं जनता से जो उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रही है, वह निश्चित रूप से उनकी छवि को जो है उभारने में बहुत काम की है। और वही छवि जो है, उनको इतना बड़ा मैंडेट जो है महाराष्ट्र के चुनाव में उनको मिला, मैं यही कहना चाहूंगा। दूसरी चीज उन्होंने बहुत स्पष्टता से और प्रखरता से कही, हिमांशु जी, जब भी वो चुनाव में जाते थे तो वो एक ही मुद्दे की बात कहते थे, और कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हम आगे भी विकास के मुद्दे पे ही सरकार में काम करेंगे। जनता ने समझा कि जो एक विपक्षी महाविकास आघाड़ी थी, वो कहीं वोट जिहाद के नाम पे लड़ रही थी, कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, लेकिन विकास की राजनीति महायुति की सरकार कर रही थी। और जनता ने उनको जो मैंडेट दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद जो है हमारे साथ रहा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा हिमांशु जी, जो ये शिवसेना के लोग, उबाठा के लोग जो जनता के बीच में जाकर बार बार उनको गद्दार कहने की कोशिश कर रहे थे, जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे, आज किशोर तिवारी जी कोई भी स्टोरी जो इनको ठीक लगता है वो सुना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जरा गिरेबान में झांक करके और अपने शीर्ष नेताओं से कभी पूछने की कोशिश करिएगा कि गद्दारी जनता के साथ किसने किया और क्यों किया। गद्दारी इन्होंने गद्दी के लिए किया, और जनता ने इस चुनाव में पूरी तरह से बता दिया कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है, ये जनता ने बता दिया है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगा हिमांशु जी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी कि शिवसेना उबाठा जो है वो अपने मूल तत्व जो है हिंदुत्व की भावना से छिटक गई थी। कहीं ना कहीं आज जो भी कह लें, लेकिन जनता के नब्ज को ये समझ नहीं पाए, और जनता का नब्ज यही था कि जिस मूल तत्व से शिवसेना बनी थी उससे वह छिटक गई, और उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। दो वीर सावरकर को मासी वीर सावरकर कहते हैं, और महाराष्ट्र की जनता का और महाराष्ट्र के वीर का को अपमानित करने का काम करते हैं, उनके साथ ये बैठ गए। आप पूरे चुनाव में कहीं पे भी उद्धव साहब ने नाम नहीं लिया, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे, जो प्रखरता से शिंदे साहब ने चुनाव में भी कहा कि कहीं पे भी हिंदू हृदय सम्राट कहने से वो झिझकते थे, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं टोपी वाला वोट जो है उनसे खिसक न जाए। ये बड़ा मुद्दा था, और वो बड़ी बेबाकी से शिंदे जी इस बात को कहते थे, और वोट जिहाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और हिंदुत्व के नाम पे, वो असली शिवसेना के नाम पे वो जनता के बीच में गए, और जनता ने इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया है। निश्चित रूप से वो नायक की छवि के रूप में वह उभर के उनकी छवि आई है, और जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल में महायुति की सरकार ने जिस तरह से काम किया है जनता को
विकास के जो काम ठप कर दिए गए थे महाविकास आघाड़ी के समय में, चाहे वह मेट्रो के काम हो, चाहे मेट्रो शेड वाला काम हो, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम इन्होंने रुकवा दिए थे। जब महायुति की सरकार आई, वो सारे काम फिर से चालू हो गए और एक से एक तोहफा जो है मुंबईकरों के लिए, महाराष्ट्र वासियों के लिए शिवसेना। रत्नाकर जी, मेरा थोड़ा सवाल दूसरा है आपसे। एकनाथ शिंदे से कितना डर लगता है आप लोगों को या भारतीय जनता पार्टी को? देखो, 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को नेता चुना गया था विधायक दल का, पर बाद में उद्धव ठाकरे जी ने खुद को सीएम बना लिया। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ विधानसभा का, महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और जो काम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ 2018 में किया था, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में एकनाथ शिंदे के साथ कर दिया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। जो एकनाथ शिंदे का कैरेक्टर है, चरित्र है, उसे लेके कितने डरे हुए हो आप? आखिरी समय तक आपको डरा के रखा हुआ था, शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। देखे थे ना आप किस तरीके का माहौल बना के रखे थे। ये एकनाथ शिंदे रात में कितना डराते हैं आप लोगों को? देखिए हिमांशु जी, जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे जी डराते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जी ने और माननीय फडणवीस जी ने और अजीत दादा पवार ने भी, तीनों पार्टियों के लोगों ने चुनाव से पहले भी जो गठबंधन हमारा था उसमें कहा था कि जब हम चुनाव जीत करके आएंगे उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमने चुनाव निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा और तीनों नेताओं का करिश्मा ही ये जो है करिश्मा ही था कि इस तरह से तीनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तीनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और इतना ऐतिहासिक मैंडेट जो जनता ने तीनों पार्टियों को दिया। हम जो है मिलकर, साथ में मिलकर काम करने वाली पार्टियां हैं। और आपने सुना ना, एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, बार बार भी कहा था, चुनाव के बाद भी कहा था और विश्वास जताया था, निष्ठा जताई थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि जो भी नरेंद्र मोदी जी फैसला लेंगे उस फैसले को वो अक्षरशः मानेंगे। और महाराष्ट्र के हित में जो फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से विकास की सहभागिता में शिंदे जी भी शामिल रहेंगे, महाराष्ट्र के विकास के। रत्नाकर जी, जब आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र के हित में यह फैसला लिया गया, तो एकनाथ शिंदे में ऐसी क्या खामी थी, नेतृत्व क्षमता में ऐसी कौन सी कमी थी, प्रशासनिक दक्षता के स्तर पर किस कदर वो कमतर थे कि आप लोगों को गठबंधन में यह फैसला लेना पड़ा कि अब एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री रहना ठीक नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ेगा। ये एकनाथ शिंदे में कौन सी खामी आप लोगों ने महसूस की, कमी महसूस की? थोड़ा इसमें रोशनी दे दीजिए फिर। देखिए हिमांशु जी, जब हमारी सरकार महायुति की बनी थी और एकनाथ शिंदे जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय एकनाथ शिंदे जी भी स्वयं, उनको नहीं ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस तरह की कोई वार्ता नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया और इसलिए फैसला लिया क्योंकि हम चाहते थे कि जो ओरिजिनल शिवसेना है उस शिवसेना का वो जनाधार बढ़े। इसलिए हमने उनको अधिक जिम्मेदारी दी और अधिक जिम्मेदारी देने से उनकी छवि जो है और निखर कर बाहर आई और जनता ने उनके कार्यों पे और जो नीतियां लेकर आए उन पे विश्वास किया और 57 जो सीट्स वो जीत कर आए। हमारा लक्ष्य ये था। आज मैं आपको बता दूं, उनके अंदर कोई खामियां नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस जी निश्चित रूप से बतौर मुख्यमंत्री 5 साल वो मुख्यमंत्री कार्य कर चुके हैं, 2.5 साल वो डीसीएम भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो कुशल, योग्य और क्षमतावान व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं हम किसी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे तुलना? भाई, दो नेता हैं तो दोनों के बीच में तुलना होगी ना। रत्नाकर जी, आप ऐसे बच क्यों निकलना चाहते हो? थोड़ा समझाओ ना हम लोगों को, देश को भी समझाओ। ये देखो, एकनाथ शिंदे इन मामलों में थोड़े कमजोर हैं और देवेंद्र फडणवीस उनसे बेहतर हैं, तभी तो शख्सियत समझ में आएगी ना एकनाथ शिंदे की। थोड़ा समझाइए ना जी। देखिए, बड़ी गठबंधन धर्म हम हमेशा निभाते रहे हैं।
बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री पद जो है एकनाथ शिंदे जी को दिया और वो बाबतौर मुख्यमंत्री रहे और हम चाह रहे थे कि वो सशक्त बने और जो उबाठा का वोट बैंक है वो निश्चित रूप से शिंदे जी को, असली शिवसेना को वो डाइवर्ट हो, और हमारा उद्देश्य था और हमने वो किया। आज भी मैं अगर कहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो आपने देखा है राजनीति में, सबसे बड़ी पार्टी जो होती है उसका मुख्यमंत्री की दावेदारी सबसे अधिक रहती है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब जो है सेकेंड टर्म हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र की जनता को, और देखिए मैं एक चीज और कहूंगा, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम ये सरकार को चला रहे हैं। अरे अपनी बातचीत केवल एकनाथ शिंदे पे है, थोड़ा भ्रमित मत होइए, भाजपा की सफाई थोड़ी चाहिए, एकनाथ शिंदे की शख्सियत पर बातचीत कर रहे हैं, आप थोड़ा भ्रमित हो जा रहे हैं। मैं शाइना जी के पास एक बार जाने की कोशिश करता हूं। शाइना जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आप? बिल्कुल आ रही है और मैं सब चीज सुन रही थी जी। ऐसा लग रहा था कि किशोर तिवारी कोई फिल्म के डायरेक्टर हैं जी, जो पूरे एक कहानी को सुना रहे हैं कि देखिए कैसे पार्टी टूटा, कैसे लोगों को लेके गए, कैसे कहां से कहां गए, और ये गद्दार है। गद्दार कौन है, मैं हिमांशु जी आपको बताती हूँ जी। 2019 में मोदी जी के नाम पे कैसे जीत के आए, शादी के मंडप पे कैसे सत्ता के मोह माया के लिए विचारधारा को ठुकराया और सिर्फ सत्ता के लिए वो कांग्रेस और तब एनसीपी के साथ आए। मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठ के उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता ने छोड़ा। क्यों छोड़ा? 3 वजह थे जी। एक था इनएक्सेसिबिलिटी, एक था विचारधारा के साथ खिलवाड़, और एक था कि जब कोई भी नेता के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, अपने कार्यकर्ता को मिलते नहीं और वहां ये विचारधारा को भी ठुकराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब एकनाथ शिंदे जी अपने पक्ष और अपने विधायक के साथ निकल के मोदी जी से प्रभावित होके आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र को पटरी पे लाई, तो इनको अड़चन होती है। जब वो कुछ करते हैं तो वो गद्दार नहीं, कोई और करें अपने सोच विचार के साथ महाराष्ट्र के जनहित में, तो वो गद्दार बनते हैं। मुझे बताइए कि 2.5 साल में जो प्रगति आपने महाराष्ट्र में देखा है, एक भी विवाद नहीं, एक भी कांड नहीं, एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं, और सिर्फ प्रगति प्रगति प्रगति। लाडकी बहना योजना एक योजना है जो पिछले 2.5 साल में 1.5 करोड़ महिला जिनको 7,500 मिलता है डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, जो 2,100 अभी उनको मिले तो इनको अड़चन होती है। वो बोलते पैसे कहां से आ रहे हैं। उनके वचननामा में उन्होंने क्या कहा कि हम 3,500 देंगे। तो ये करनी और कटनी में जो फर्क होता है, उससे एक चीज स्पष्ट है कि इन्होंने तो अपने विचारधारा को छोड़ा। मैं चैलेंज करती हूं कि कांग्रेस एक बार भी कहे कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, एक बार भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि उनको आपत्ति होती है। आपत्ति इस हद तक होती है कि हर सुबह जब संजय राउत बयानबाजी करते हैं तो नाना पटोले एक विवादक बयान देते हैं। नाना पटोले कुछ बोले तो संजय राउत। मुख्यमंत्री को लेके इनको इतनी एंजाइटी हो रही थी, ये न जानते हुए कि महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको ठुकराया ही है। जो निकले इस इलेक्शन में, ये ना सिर्फ ऐतिहासिक था। स्ट्राइक रेट की बात करें तो तीनों पार्टी की जो स्ट्राइक रेट है सबसे ज्यादा। और क्यों? क्योंकि लोगों ने विश्वास जताया, लोगों ने नकारा नकारात्मक राजनीति को, लोगों ने नकारा सिर्फ बयानबाजी को, लोगों ने नकारा जब किसी के पास कोई विजन प्लान नहीं है, और लोगों ने नकारा तुष्टीकरण की राजनीति। और ये उबाटा सेना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पूछिए कि लोकसभा के इलेक्शन में उनको सिर्फ मुस्लिम और दलित वोट बैंक अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति जो उन्होंने कहा किया, उसको
नजरअंदाज किया वोटर ने, और वोटर ने सोच समझ के हर एक व्यक्ति ने वोट किया एक एकजुट भारत के लिए। जी ये शहना जी, मेरे थोड़े एक दो सवाल हैं। एक्चुअली मैं जो बातचीत कर रहा हूं वो एकनाथ शिंदे की शख्सियत को समझने की दृष्टि से कर रहा हूं। आपसे समझना ये चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे को आप क्या देख पा रही हैं? उस्ताद के तौर पर देख पा रही हैं या औजार के तौर पर देख पा रही हैं? क्योंकि हमें रत्नाकर सिंह जी बता रहे थे वो क्या है, शिवसेना को जरा हमें ठीक करना था, तो हमने एकनाथ शिंदे को उस समय पर मुख्यमंत्री बना दिया। काम पूरा हो गया, उद्धव ठाकरे खारिज हो गए जनता के स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर, भाजपा का काम पूरा हो गया। आज जो समय बिताई हैं शिवसेना, आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे की शख्सियत औजार के तौर पर रह जाने की है या एकनाथ शिंदे वापसी करेंगे? आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को देखा है, वो एक कॉमन मैन है, साधारण, सरल, अभ्यासी और मेहनती। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रही हूं, ये सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा है, और जनता जब कोई भी नेता को परखता है ना, तो वो किस आधार पे वोट करते हैं? वो वोट करते हैं जब एक एस्पिरेशनल स्टोरी हो। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो एक कॉमन मैन के मुख्यमंत्री बनते हैं, वर्षा घर जो उनका है, वो 2.5 साल आम आदमी के लिए दरवाजे खुले, आप आइए, आप बोलिए और मुझे बताइए कि जब 70% स्ट्राइक रेट होता है, जब शिवसेना के पास 60 आमदार है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ तो काम किया होगा कि जनता ने स्वीकारा और उनको वोट मिला है। कुछ तो काम किया होगा कि महिलाओं ने लाडली बहन के रूप में उनको स्वीकारा। कुछ तो किया होगा इंटर्नशिप स्कीम्स में कि युवाओं ने स्वीकार किया। कुछ तो किया होगा कि किसानों ने स्वीकार किया क्योंकि उनको डायरेक्ट ट्रांसफर और एमएसपी मिला। कुछ तो किया होगा कि सीनियर सिटीजन्स को पेंशन स्कीम मिला और उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं मानती हूं कि उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री, ये एक दर्जा होता है, लेकिन काम आप जब करते हैं महाराष्ट्र के जनहित में, तो जनता आपको स्वीकार करती है। शहना जी, आपके शब्द चयन कमाल के हैं, पर फिर भी मेरा सवाल उसके बावजूद भी अनुत्तरित रह गया। मेरा सवाल सीधा था, एकनाथ शिंदे की शख्सियत क्या है, उस्ताद की या औजार की? क्या भाजपा औजार के तौर पर एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर पाएगी, या एकनाथ शिंदे उस्ताद हैं, भाजपा का इस्तेमाल कर दिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को अरसे से इस बात की पीड़ा रहती थी कि महाराष्ट्र में उसकी हैसियत छोटे भाई की बनाकर रखते हैं। उसे शिवसेना को छोटा भाई बनाना था, शिवसेना छोटा भाई बन गई विभाजन के साथ। क्या एकनाथ शिंदे की शख्सियत में वो दमखम है, वो ऑरा है, वो शिद्दत है जो बाल ठाकरे में थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के होते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहती थी? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की सियासत में अपने कब्जे वाली शिवसेना को बड़े भाई का दर्जा दिला पाएंगे? ऐसी उम्मीद जागती है आपको? देखिए, जब कोई भी पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना बढ़ा है, जब हमें 57 एमएलएज अपने बलबूते, तो कहां है सही, कहां है गलत, कहां है ओरिजिनल, कहां है फेक, ये सब नैरेटिव्स जो है, दे सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज द स्ट्राइक रेट हैज बीन सो फिनोमिनल। और एकनाथ शिंदे जी का जो काम है वो भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहूं जमीनी स्तर पर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा है। जब पहुंचता है तो क्या साबित होता है इसमें 2 चीज साबित होते हैं। नंबर 1 कि लोग जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करते हैं एक विजन प्लान पे। आप मुंबई जैसे क्षेत्र की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ कोस्टल रोड, मेट्रो, ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु, अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। आप युवाओं की बात करें तो अनगिनत अप्रेंटिसशिप स्कीम्स, इंटर्नशिप स्कीम्स, इतना काम किया है। तो मैं मानती हूं कि भले पद पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एक अलायंस में, जब 3 पार्टीज के स्ट्राइक रेट्स इतने बढ़िया है, तो
तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा तो मतभेद होता है, क्योंकि हर एक पार्टी चाहेंगे कि उन्हीं के नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं मानती हूं कि ये बिल्कुल ही इज हियर टू स्टे, ये ओरिजिनल शिवसेना है, विचारधारा में कोई शाइना जी ने मेरे सवाल को डाइवर्ट कर दिया। मेरा यह सवाल ही नहीं था कि असली शिवसेना कौन सी है, वो तो सामने परिणाम से दिखता है। पर सवाल यह था कि जिस साहब ठाकरे को इतने सम्मान के साथ देश की सियासत में याद किया जाता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जीते जी छोटे भाई की भूमिका में रखा था। क्या एकनाथ शिंदे में वो दम है कि वो एक बार फिर शिवसेना को बड़े भाई का दर्जा दिला सके? मेरे साथ निरंजन परिहार जी हैं। निरंजन जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। एकनाथ शिंदे केवल उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनने के संदर्भ में औजार बनकर ही रह जाएंगे, या वस्तुतः उस्ताद के तौर पर आने वाले समय में अपने आप को साबित कर पाएंगे? क्योंकि रत्नाकर सिंह जी की बातचीत यह बोध कराती है, एक इस्तेमाल किया जाना था, इस्तेमाल हो गया, अब आगे। हिमांशु जी, एकनाथ शिंदे के बारे में देश जो जानता है, असल में बहुत सारी चीजें जानता ही नहीं है। बहुत सारे उनके बारे में जो किस्से कहे जाते हैं वो बहुत सारे तो सच है, कुछ मामूली से, कुछ कल्पित भी है, तो कुछ ऐसे मनगढ़ंत किस्से भी हैं जो किसी राजनेता पर चिपका दिए जाए तो वो सही बैठते हैं। तो उस प्रकार से एकनाथ शिंदे की जो छवि राजनीति में जो उभर के आई है, मैं पिछले 20, 22, 25 साल में जो उनको जान पाया हूं, एक तो कभी न हारने वाले वो नेता रहे हैं, और जीतने वाले ही नहीं, सिर्फ जिताने वाले नेता रहे हैं। शिवसेना में उनकी जो ताकत थी, वो शिवसेना से जब वो बाहर निकले तो वो ताकत सबको चकित कर गई कि इतने बड़े नेता एकनाथ शिंदे हैं, जिन पर भरोसा करके एक इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी शिवसेना के इतने सारे विधायक एक साथ निकल गए। अब देखिए कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कि उन किसी राजनेता पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है, और उनके विधायकों ने उन पर विश्वास किया। किशोर तिवारी जी कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, और उनकी पार्टी भी बहुत दावे के साथ कहती रही है कि प्रलोभन से, डर के मारे सब कुछ ये सारे लोग छोड़ के चले गए। मेरा किशोर तिवारी जी आपसे एक सवाल है कि उद्धव ठाकरे का निडर आदमी है जो नहीं छोड़कर जा सकते। ईडी तो उनके खिलाफ भी जा सकती है, पुलिस उनके खिलाफ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। सारे राजनीति में सिर्फ आप एक तर्क दे दीजिए और वो तर्क सारे लोगों पर बराबरी में चल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो मेरा कहना था कि एकनाथ शिंदे एक मजबूत नेता के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित हुए हैं। बीजेपी ने उनको इनाम देकर तो नहीं कहेंगे जब जैसा कि शिवसेना कहती है, लेकिन उनकी ताकत देखकर उनकी हैसियत को नवाजा और उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो छोटा भाई, बड़ा भाई, ये सारे जो जुमले अब तक 25 साल से शिवसेना उछालती रही है, क्योंकि शिवसेना को एक बड़ा शौक है खुद की तारीफ करने का, वो आत्ममुग्ध होने का। तो अपनी तरफ से छोटे भाई, बड़े भाई, ये किसी ने नहीं चलाया। न मीडिया ने कहा कभी, न पत्रकारों ने कहा, न देश के बुद्धिजीवियों ने कहा। शिवसेना खुद ही कहती रही कि हम महाराष्ट्र में बड़े भाई है, बीजेपी छोटा भाई है। उनको बड़ा मजा आता है एक्चुअली शिवसेना को इस सब मामलों में। तो नहीं, निरंजन जी, इतना सरल मामला तो नहीं है। जब सीटों का बंटवारा होता था तो बाला साहेब के रहते तक सीटों के बंटवारे में भले ही जीत भाजपा की ज्यादा रहती थी, पर लड़ने की संख्या हमेशा शिवसेना अपने कोटे में ज्यादा रखती थी। बाला साहेब के अवसान के बाद ही पहले बराबरी का, और फिर भाजपा बड़े भाई की भूमिका में और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में सीटों की संख्या की दृष्टि से दिखाई दी लड़ने के संदर्भ में। तो आप इस धारणा को, इस दावे को सिरे से खारिज करें तो शायद बाला साहब की अवज्ञा कर रहे हैं आप। बाला साहब के दौर में हमने बाला साहेब को कभी दिल्ली आते हुए नहीं देखा। देखा तो इतना ही देखा कि मुंबई आए तो चाहे वो आडवाणी जी हों और चाहे वो अटल जी हों, वो मातोश्री में जाकर बाला साहेब से मिलते थे। ये ऑरा रहा है शिवसेना का। इस ऑरा की पूरे देश में चर्चा रही है। उस शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं। मैं वापस अपने सवाल को दोहराता हूं, उद्धव ठाकरे में बाला साहेब का अक्स नहीं देख पाए लोग। एकनाथ शिंदे ने जो सफलता हासिल की है, क्या एकनाथ शिंदे के साथ ये उम्मीद बांधी जा सकती है, या भाजपा ने अपना काम कर लिया है? एकनाथ शिंदे ठाकरे की विरासत का बंटवारा कर दिया है, हो गया, दी एंड। अब ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
नहीं, मैं देखिए एक बात आपकी आखिरी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी रणनीति तो निश्चित रूप से यही थी कि अपने आप को बार बार आंख दिखाने वाली या बार बार ताकत दिखाने वाली और क्षमता के साथ अचानक सामने आकर खड़ी हो जाने वाली एक पार्टी जो असल में तो छोटी है लेकिन बड़े भाई होने का दावा करती रही है, उसको वास्तविक रूप से छोटा भाई बनाना है और इस बार बीजेपी ने उनको बना के रख दिया है। एकनाथ शिंदे उनमें न तो उद्धव ठाकरे में और न एकनाथ शिंदे में बाल ठाकरे बनने की क्षमता है, न वो ये दोनों मिलकर भी 100 जन्मों में भी बाल ठाकरे बन पाएंगे, इसकी इस देश में किसी को उम्मीद नहीं है। तो ज्यादातर लोगों की तरह एकनाथ शिंदे से बहुत सारी उम्मीदें शिवसेना और महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों की हो सकती है, बीजेपी की अपनी भी उम्मीदें उनसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो शिवसेना में बहुत सारी ऐसी टूट फूट और दरारें लानी बाकी है जिनसे शिवसेना और उद्धव ठाकरे, अब निश्चित रूप से अब शिवसेना बची नहीं है वास्तव में, तो अब वो है एक राजनीतिक जो है पार्टी जिसके पास 20 विधायक है और उद्धव ठाकरे है। अगर उद्धव ठाकरे नहीं है तो वो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना भी ऐसा नहीं मानी जाएगी। तो अभी तो बीजेपी को एकनाथ शिंदे के जरिए बची खुची शिवसेना को कहीं और किनारे घुसाना है, कहीं और ठिकाने लगाना है। अब महानगर पालिका को चुनाव आने दीजिए, तब तक एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए बड़े उपयोगी। मैं वापस किशोरी के पास आऊं उससे पहले निरंजन जी एक सवाल और मेरा बचता है। सब कुछ तय हो जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से लेकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक जिस प्रकार से एक रहस्यात्मक वातावरण बना के रखा, 4 दिन के लिए वह कभी सतारा के गांव में हो गए, कभी हॉस्पिटल में हो गए, और जब तय भी हो गया कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तो अजीत पवार पर कटाक्ष कर दिए कि आपको तो सुबह भी और शाम भी शपथ लेने का तजुर्बा है, पर स्वयं के संदर्भ में रहस्य बनाकर रखा कि वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे एक बाजी और की तैयारी में है इसलिए अपनी चाल इस तरीके से चल रहे हैं, या उन्होंने नियति को स्वीकार लिया है कि महाराष्ट्र पर भाजपा का कब्जा हो गया है और अब मुझे भाजपा का अनुचर बनकर ही रहना है? क्या लगता है आपको एकनाथ शिंदे की शख्सियत को देखकर? नहीं, मुझे एकनाथ शिंदे जिस नेचर के व्यक्ति है उसमें मुझे निजी तौर से ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों की तरह उनकी उम्मीदें भी भले ही बहुत बड़ी होगी और खुद उनको अंदाज नहीं होगा कि आगे जाकर उनका राजनीतिक रूप से कहां जाकर उनको खड़ा किया जा सकता है, उनकी नाव किस घाट पर जाकर रुकेगी ये उनको कतई नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर एहसास करा दिया गया था कि एक सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन अपने विधायकों का मनोबल बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखने के लिए वो अंत तक ऐसी एक वातावरण बनाते रहे कि जाने क्या होगा वातावरण बन रहा है। मैं किशोर जी आपके पास आता हूं। एकनाथ शिंदे ने अपने आप को वास्तविक तौर पर नेता साबित कर दिया या मुंबई का नगर पालिका चुनाव का परिणाम तय करेगा कि वस्तुतः शिवसेना कौन सी है, बाला साहेब का वारिस कौन है, और एकनाथ शिंदे वाकई उतने साहसी और सफल योद्धा हैं जितना अभी माना जा रहा है? क्या कहते हैं किशोर जी? नहीं, बंबई के अब तक तो क्या है कि मुंबई महानगर पालिका में 20 एमएलए है और 10 एमएलए के शिवसेना क्या है, तो वो थाना तक ही सीमित रहे तो बहुत है। और ऊपर से अपन कोई शख्सियत की बात करते हैं तो उसकी आलोचना नहीं करते, क्योंकि एकनाथ शिंदे आखिर में तो शिवसैनिक ही है ना, और एकनाथ शिंदे ब्रांड अगर चलाती बीजेपी तो एकनाथ शिंदे को ज्यादा सीट देती तो ट्रैक्टेड और अच्छा रहता। लेकिन एक बात है, सरकार लोकसभा हारने के बाद जो अच्छे निर्णय लिए उसको लोगों ने सहारा और वोट दिए, तो हमको विपक्ष में रखा है और हमको चुन के आना है। अब बाल आई थी कि बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो बाला साहेब ठाकरे की जो कार्य पद्धति थी उसमें और उद्धव ठाकरे के कार्य पद्धति में फर्क है। उद्धव ठाकरे ये प्रबोधन ठाकरे के विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है, तो ऑल इंक्लूसिव हिंदुत्व को वो लेके चलते हैं। और मैं बता रहा हूं कि अभी भी ये 10 एमएलए जो चुन के आए वो दलित और मुस्लिम बहुल एरिया से चुन के आए ना,
अभी ये समझ लो कि कभी कोई मुस्लिम या दलित वोट नहीं देता था, आज उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को उन्होंने वोट देके चुन के लाया। हमारी गलतियां बहुत हुई ना, हमारी गलतियां हुई चुनाव में, जिसका हम चिंतन करेंगे। अभी ईवीएम का रोना रो रहे हैं तो और एक आध महीना चलेगा, उसके बाद चिंतन भी करेंगे ना। नहीं, किशोर जी, मेरे आप अपना तो जाने दो, उद्धव ठाकरे को भी जाने दो, अभी तो हमारे को एकनाथ शिंदे को समझने दो। क्या आपने जो एकनाथ शिंदे के साथ समय बिताया है, एकनाथ शिंदे जिस हैसियत में आज दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको उनकी शख्सियत ऐसी लगती है कि वो सहजता के साथ इस हैसियत को स्वीकार लेंगे? जो व्यक्ति उद्धव ठाकरे को चुनौती दे गया, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पाले में बनाए रख पाएगी, या एकनाथ शिंदे फिर कोई उड़ान भरने की कोशिश करेंगे? एकनाथ शिंदे भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, या एकनाथ शिंदे केवल अब अपने बेटे को केंद्र में मंत्री बनवा ले जाएं, इसी के साथ संतुष्ट हो जाएंगे? मैं यहाँ डिप्टी सीएम ठीक हूं, मेरा बेटा केंद्र में मिनिस्टर हो जाए। किशोर जी, क्या दिखता है आपको एकनाथ शिंदे की शख्सियत में? नहीं, एकनाथ शिंदे के पास और 10 साल है काम करने के लिए, और वो संगठन में काम अच्छा करेंगे। एकनाथ शिंदे के मैं बहुत करीब था, एकनाथ शिंदे मेरे अच्छे मित्र में से आते हैं, और एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते या सत्ता में नहीं जाते तो मैं संगठनात्मक काम के लिए उनके साथ रहता भी, लेकिन वो सत्ता में चले गए और मेरे तरीके कार्यकर्ता ने सत्ता के साथ जाना, यानी मुझे पसंद नहीं आया। अभी भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप विदर्भ के लिए काम करते हो तो आप एकनाथ शिंदे के साथ काम करो, लेकिन वो सत्ता में है और सत्ता के लिए मेरे तरीके आदमी ने कहीं जाना आना ये ठीक नहीं। और उद्धव ठाकरे जिस तरीके के परिस्थिति में है वो मैंने उनके साथ ही रहना। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, एकनाथ शिंदे ये लंबे रेस के घोड़े हैं और बीजेपी ने उनको जो शिवसेना को अंडर एस्टिमेट किया था वैसा नहीं करना चाहिए। एक बात मैं क्लियर करता हूं, हमारी गलतियां हैं, हमारे पास ऐसे लीडर है जिनको उनकी औरत भी वोट देती नहीं, जैसे सुषमा अंधारे एक हमारे यहाँ पे स्टार प्रचारक थी, वहाँ उनका तो हिंदू विरोधी बयानों से ही हम परेशान हो गए। पिछले 10 साल से वो हिंदू देवताओं को गाली देती थी और हमारी पार्टी हिंदुत्व थी। फिर वीर सावरकर को ये कांग्रेस वाले गाली देते थे, फिर सनातन धर्म को देते थे। तो हमारा इंडिया अलायंस में जाने से 20-25 सीटों का नुकसान तो हुआ ही है, सीधे तौर पर ही हो गया। लेकिन रत्नाकर जी देखो, हम शुरुआत में जो बात आपसे पूछे थे ना, किशोर जी ने वो डर पैदा कर दिया है। बोले एकनाथ शिंदे ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप अपने अनुसार चला लोगे। कैसे रोकोगे एकनाथ शिंदे को, और रोक पाओगे? देखिए हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं कि डर है कैसे रोक पाएंगे, ये बात आने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, जहां तक महाराष्ट्र के विकास और जनता के हित की बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, तीनों पार्टियों ने जो है मिलकर काम करने का एक दृढ़ संकल्प लिया है और उस बात पे सब अडिग है कि हम किस तरह से महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र की जनता को ज्यादा अरे रत्नाकर जी, कहां आप जो है आदर्श स्थितियों में पहुंच जाते हो? अरे आपने 5 साल पहले वाला चुनाव नहीं देखा था क्या? वो चुनाव आपने साथ मिलकर ही लड़ा था शिवसेना के साथ में। परिणाम के बाद में उद्धव ठाकरे ने दूसरी आंखें दिखा दी थी, और वो अजीत पवार वो आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे 5 साल पहले, वो रात के अंधेरे में आपके साथ शपथ ले लिए थे। तो कहां आप सियासत के संदर्भ में हमें इतनी आदर्श बता रहे हो कि वो क्या है, मिलके हैं, संकल्पित हैं? अरे सब में तो बगावत करा के बैठे हो आप। किसका घर छोड़ा जिसको बगावत में आपने अपना योगदान ना दिया? हमने सवाल यह पूछा, एकनाथ शिंदे के यहां कोई और शिंदे तलाशोगे या एकनाथ शिंदे को ही संभाल लोगे? क्या लगता है आपको? अब हिमांशु जी, अगर जो मैंडेट मिला है महायुति को, अगर वो आंकड़े अगर इंडिविजुअली भी अगर पार्टी का देखेंगे आप, तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी जहां तक हम समझ रहे हैं। और तीनों पार्टियां इस बात को समझते हैं और तीनों पार्टियां एकजुट एक साथ मिलके ही काम करेंगे। और आपने देखा है सारे नेताओं का जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तीनों नेताओं ने अपना कमिटमेंट और एकजुटता और जो एक साथ काम करने का दृढ़ संकल्प दिखाया है लोगों को।
तो ये आंकड़े भी ये दर्शाते हैं। आंकड़े बता रहे हैं। मैं शाइना जी आपसे पूछता हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी एकनाथ शिंदे जी ने। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे लाडला भाई के तौर पर स्वीकार किया है, यह महत्वपूर्ण बात है। आपसे सवाल यह है कि अपने लाडले भाई का इस प्रकार का जो पराभव हुआ है पद के संदर्भ में, इसे महाराष्ट्र की जनता स्वीकार लेगी या एकनाथ शिंदे वो भावना उभार देंगे कि हम एकनाथ शिंदे को फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देख लेंगे? मैं मानती हूं कि एकनाथ शिंदे जी जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो थोड़ी देर में, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया है ना सिर्फ पार्टी के लिए लेकिन महाराष्ट्र के जनहित में, आप देखिए कि मराठा का आंदोलन रहा, या फिर जो प्रगति की राजनीति उन्होंने किया, या लाडकी बहना योजना, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफर किया, या फिर जो उनका संघर्ष है सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उनकी स्वीकारता है एक लाडके भाई के रूप में, हर एक वर्ग स्तर ने उनको स्वीकारा है। उनको सत्ता का मोह माया था तो वो कुछ भी कर लेते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि महायुति के नेतृत्व तय करेंगे और मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र के जनहित में काम करना, और ना सिर्फ मेरे लिए या मेरे पार्टी के लिए या मेरे कार्यकर्ता के लिए। तो ही हैज केप्ट नेशन बिफोर पार्टी, पार्टी बिफोर इंडिविजुअल, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हमेशा उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब महाराष्ट्र को पटरी पे लाना था तो एक ही लक्ष्य है, वो है 4 वोट बैंक, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, कम्युनल लाइंस पे नहीं, अनेकता में एकता। और उन्होंने कहा है कि महिला हो या युवा, सीनियर सिटीजन हो या किसान, ये 4 वोट बैंक के ऊपर फोकस करें, उनको लाभार्थी के रूप में जितने भी फायदेमंद स्कीम्स हैं पहुंचाए, और ये ही है असली कॉमन मैन। असली कॉमन मैन। शाइना जी दावे से कह रही हैं आज नहीं तो कल एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी टिप्पणी के लिए किशोर तिवारी जी तुरंत कुछ कहने के लिए तत्पर हुए थे। जी किशोर जी। नहीं, शाइना जी ने कहा एकनाथ शिंदे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2050 तक सीएम बन जाएंगे। मैं उनके साथ हूं और मेरी भी शुभकामना है। और अभी शाइना एनसी जी बंबई में चुनाव हारी है तो उनको भी रिहेबिलिट करे एकनाथ शिंदे, ऐसा मैं उनको पर्सनली मिलके करूंगा। और मेरी बहन हाउस में आए, इतनी तेज तर्रार बोलने वाली है, और बीजेपी ने एक अच्छी स्पोक्स पर्सन उनके एकनाथ शिंदे को दिए, और कितने जल्दी इतनी वफादारी अच्छी काम आएगी ऐसा। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे एकनाथ शिंदे की शख्सियत के संदर्भ में, तो एकनाथ शिंदे ने हमेशा अपनी सफलताओं से चौंकाया है। सही मायनों में तो एकनाथ शिंदे अपने जीवन में दूसरी बार उस जगह पर नहीं दिख रहे जहां पर दिखने की उम्मीद थी। जब वो शिवसेना के विधायक दल के नेता चुने गए थे तब मुख्यमंत्री नहीं दिखे। इस बार जब महायुति का नेतृत्व कर रहे थे तो चमत्कारिक जीत के बावजूद भी उनके हिस्से में मुख्यमंत्री का कुर्सी का पद नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे की जमीनी पकड़ और आखिरी दम तक जूझने की फितरत ये उम्मीद जगाती है और भाजपा को कहीं ना कहीं डराती है कि एकनाथ शिंदे फिर वापस आएंगे, और अगर वो वापस आएंगे तो अपने उस छवि को साबित करेंगे जिस छवि ने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे पर केंद्रित चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे की शख्सियत पर जो रिपोर्ट हमारे साथ अजय ने तैयार की थी उसका दूसरा भाग बाकी है। तो चलिए देखते हैं दूसरा भाग, और साथ साथ मुझे दे दी याद अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के संदर्भ में बातचीत के लिए। तब तक के लिए तदापड़। कभी जीवन यापन के लिए ऑटो रिक्शा चलाने वाले एकनाथ शिंदे को वक्त ने महाराष्ट्र की सियासत का शहंशाह बना दिया, लेकिन उसी वक्त ने बड़ी बेरहमी के साथ कई बार उनकी परीक्षा भी ली। साल 2000 में उनकी आंखों के सामने उनके 2 बच्चे, 7 साल की बेटी और 11 साल का बेटा पानी में बह गए। 2 किशोर बच्चों की मौत ने
एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया। समय के मरहम ने उनके घावों को भरा और सिर्फ 11वीं तक पढ़े शिंदे ने अपने दूसरे बेटे श्रीकांत को पढ़ा लिखाकर MBBS डॉक्टर बनवा दिया। उसे राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी भी कर ली और बेटा सांसद बन गया। 2019 में शिवसेना का नेता चुनने के बाद मुख्यमंत्री पद से वंचित रखकर वक्त ने जख्म दिया। फिर 2024 में भी वक्त का यही खेल हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों और फैसलों ने ही महायुति गठबंधन की सरकार में वापसी कर दी, लेकिन सीएम की कुर्सी बीजेपी के खाते में गई और अब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली सरकार में नंबर 2 की कुर्सी लेकर सत्ता का हिस्सा है। शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के फैसले पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसके बहाने उनके शख्सियत का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इससे उनकी हनक और धमक कमजोर होने का कयास लगाया जा रहा है। अब सियासी चालों के मास्टर बन गए एकनाथ शिंदे जानते हैं कि संगठन को चलाने के लिए सरकार में बने रहना कितना जरूरी है। इसे भी उनके साथ वक्त के बेरहमी ही माना जा सकता है, क्योंकि सरकार की वापसी के मुख्य किरदार होने के बाद भी उन्हें सह अभिनेता की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन वक्त से कई बार दो हाथ कर चुके शिंदे अब वक्त के साथ हैं। उन्होंने इसे अपना प्रारब्ध और अपने शिवसेना संगठन को मजबूत बनाने का रास्ता मान लिया है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। स्पेशल